लोग उसी कानून के तहत अपनी गिरफ्तारी देते और गांधी जी किंग एडवर्ड होटल, जेल के नाम को किंग एडवर्ड होटल का नाम देते। रूल नंबर 3 जो बापू ने साबरमती आश्रम में किया, आपको अपने मोहल्लों में करना होगा। जिसकी गिरफ्तारी आपकी और आपके बच्चों की आवाज उठाने की वजह से हुई है, उसका घर चलाना अब आपकी जिम्मेदारी है। उसके माँ बाप की दवा, उसके बच्चों की फीस, उसके घर का खर्चा। मस्जिद में जो 2 पेटियां घुमाते हो ना, एक मदरसे की और एक मस्जिद की, एक तीसरी पेटी इन क्रांतिकारियों के लिए घुमानी होगी। अगर ये डर दिल से नहीं निकालोगे तो कोई तुम्हारी आवाज उठाने फिर आगे नहीं आएगा। और पैसे वालों से कहना चाहता हूं, कुछ दिन की बात है, बस कुछ दिन, तुम्हारा पैसा तुम्हारे काम नहीं आए। जैसे जैसे ये वक्त आगे जा रहा है, तुम्हारा पैसा तुम्हारे काम नहीं आएगा। मैं अभी अपने लीडर से कह रहा था। नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द वॉइस ऑफ कॉमन मैन न्यूज हिंदी एंड इंग्लिश। हमारे चैनल के चीफ एडिटर समीर कुरैशी के साथ आइए रुक करते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। मैं सियासत में सिर्फ इसलिए आया कि किस तरह से इस कौम को उसका हक दिलाया जा सके। मैं बार बार कहता हूं कि मेरे परिवार में, मेरे खानदान में कोई भी सियासत में नहीं था, लेकिन मैं पकड़ा गया बम ब्लास्ट में, बेकसूर जेल में रहा। हमारे साथ बैठे हैं यहां पे आसिफ साहब, वो भी मेरे साथ जेल में थे। किस तरह सोबतें हमने बर्दाश्त की, कैसे कैसे हमने देखा बम ब्लास्ट के बाद बेकसूरों के साथ कैसा जुल्म किया गया। कोई बचाने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई डेलीगेशन जाकर मुख्यमंत्री से ये कहने वाला नहीं था उस वक्त कि ये जुल्म हो रहा है। तो मैं जेल में रहने के बाद अल्लाह से दुआ करता था, या अल्लाह, मैं कारोबारी तो हूं, लेकिन निकलने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ एक सियासत करूंगा ताकि मैं इन लोगों को कफरे किरदार तक पहुंचाने की ताकत पैदा कर सकूं। बाकी मेरा कोई मकसद नहीं था। अगर मुझे एमएलए बना होता तो मैं इलेक्शन लड़ लिया होता 95 में। नहीं लड़ा मैं। 95, 96, 97, 98, 2000, 2001, 2002, कितने साल हो गए? कितने इलेक्शन हुए? कारपोरेशन के हुए, एमएलए के हुए, एमपी के हुए, लेकिन मैंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैं अपने लोगों को जमा करूं और जमा करके एक ताकत बना सकूं। लेकिन अफसोस है, क्यों नहीं कर सका मैं। आए चले गए, आए चले गए। यूसुफ भाई, अगर सब लोग रहे होते आज तो यकीन जानिए एक बहुत बड़ी ताकत हमारी बन गई होती, और किसी की ताकत नहीं थी ये कह देता कि मस्जिद में घुसकर मारेंगे। हम देख रहे हैं सब चीजें रोज हो रही है, दोबारा उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें, मैंने पढ़ा है, अली मियां नदवी साहब इस मुल्क के बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने लिखा है, मैं बार बार पढ़ कहता हूं कि अगर इस मुल्क का पूरा मुसलमान 100% बाजमात नमाजी बन जाए और तहज्जुद गुजार बन जाए पूरा मुसलमान, फिर भी अगर उसको सियासी बसीरत नहीं आई तो याद रखना कि इस मुल्क में 5 वक्त नमाज पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगी। दुनिया इतनी बुरी नहीं है कि सब बुरे लोग हैं। दुनिया इसलिए बुरी है, अच्छे लोग खामोश हैं। बोलिए, आगे बढ़िए, अल्लाह ने जिंदगी इसीलिए दिया है। इकट्ठा होइए, एक प्लेटफॉर्म पर रहिए। क्या यह नहीं हो सकता कि हम लोग अपने पूरे मुंबई के लोगों को से राय मशवरा करें, राय मशवरा करके एक कमेटी बनाएं और हम एक रहें। लगी असेंबली में बोलने की, असेंबली में हमारे नुमाइंदे भेजने की हमारी एक ताकत बनेगी। लेकिन क्या है कि हर आदमी खड़ा हो जाता है, कोई 200 वोट लेगा, कोई 300 वोट लेगा, कोई 500 वोट लेगा और जीतने वाले को हरा देता है। मैं आखिर में आप बता दूं आपको, मैं समाजवादी पार्टी में क्यों हूं, इसकी भी वजह है। मुझे बताया, जब दिल्ली के अंदर ओखला में जब वो हुआ था, गोली चली थी, कौन से क्या बोलते हैं उसको, बटला हाउस में, मैं एमपी था उस वक्त। एक ही डिमांड थी हम लोग की उस वक्त की सरकार से कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी करवा दो। नहीं करवाया, आज तक नहीं करवाया, कितने साल हो गए। लेकिन मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश में एक सिपाही मारा गया इलाहाबाद के पास, क्या नाम था उसका, जाउल हक। जाउल हक के
मारने पर उसकी बीवी ने कहा कि मुझे सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, एक आदमी पे। समाजवादी सरकार ने कहा कि मैं सीबीआई, मैं अपनी सरकार की एक जो ऑफिसर की इंक्वायरी करवा रहा। कहा नहीं, ये बेईमानी होगी। राजा भैया समाजवादी पार्टी का मिनिस्टर है और उसी की सरकार इंक्वायरी करेगी तो कभी इंसाफ नहीं होगा एक आदमी के लिए। अखिलेश यादव ने सीबीआई इंक्वायरी कराया और राजा भैया को मिनिस्ट्री से निकाल कर बाहर कर दिया। 6 महीने में इंक्वायरी पूरी हुई और इंक्वायरी में उनका नाम नहीं आया। किसकी इंक्वायरी? सीबीआई की। और समीर भाई, उसकी बीवी जो इतने इल्जाम लगा रही थी, उसको अखिलेश यादव जी ने एक सिक्योरिटी दिया, एक वेपन्स के साथ 25 लाख रुपए दिए और उसको एक अच्छी नौकरी दिया। लोगों ने कहा कि ये बीवी जो उसकी है, ये पैसे अपने ससुर वगैरह को नहीं देगी, खुद रख लेगी। अखिलेश जी ने उसके ससुर वगैरह को बुला के और 25 लाख रुपया दिया। मुझे बताइए हिंदुस्तान में किसने किया आज तक? बताइए मुझे आप। जब मैं ब्रह्मराज से छूट कर आया था, वो मिनिस्टर्स, वो लोग जिनके लिए हम अपनी गाड़ियां, अपने पैसे खर्च करते थे, वो हमारे साय से दूर भाग रहे थे। और एक हिंदू लीडर उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ, जिसको मैं कभी जानता नहीं था, जिसको पहचानता नहीं था, मैंने किसी के जरिए उनसे बात किया। उन्होंने कहा मैं बंबई आता हूं तुमसे मिलने। वो आए। हमने कहा टाटा पे बहुत सारे लोगों से बात हो रही है, शरद पवार साहब से बात हुई। उन्होंने कहा हम कैबिनेट में ले जाएंगे, इसको खत्म करेंगे। मुलायम सिंह मुस्कुराए और अपने सेक्रेटरी को बुलाया और एक कागज पे लिखा, आज से उत्तर प्रदेश में टाटा खत्म करता हूं। मुलायम सिंह यादव बोले भेज दो, खत्म। भेज दिया, खत्म हो गया। और उन्होंने ये भी कहा उस वक्त कि मैं जिस टाटा को खत्म कर रहा हूं, मुझे पूना से आकर के एक आदमी ने हमला किया था और पकड़ा गया था लखनऊ में, वो बंद है जेल में टाटा के तहत। अगर मैं टाटा खत्म करूं वो छूट जाएगा, छूट जाने दो, लेकिन मैं खत्म करता हूं। बोलिए है कोई? बोलिए आप लोग है कोई? इसलिए मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, हमने बहुत आजमा लिया। अभी इसी मुंबई के अंदर महाराष्ट्र में 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलेगा। किसने लाया था? जिन लोगों ने लाया था ना, उन लोगों की सरकार 2-2 बार आई। और जब हम उनसे कहते हैं कि साहब इसको लाइए आप, तो कहते हैं मत बोलिए, पोलराइजेशन हो जाएगा। और जब बीजेपी की सरकार आती है ना, वही खड़े हो जाते हैं कि साहब आप क्यों नहीं दे रहे हैं रिजर्वेशन। तो बीजेपी वाले हंसते बदे, तुम्हारी सरकार तुमने नहीं दिया, हमसे पूछते हो। सही है कि गलत है? बोलिए आप। जब से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, जब से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील के पत्थर नहीं देखे। हम रेड कार्पेट बिछा रहे हैं। आइए बैठिए। जिस कौम में कहा गया 2 लोगों ने एक को अमीर बना लो, आज 25 करोड़ में कौन है हमारा अमीर? हम किसी को सुनने को तैयार नहीं। मुझसे पर्सनल बोर्ड कहता है ये करना है, तो कुछ तनकीदें भी शुरू हो जाती है। जब कोई आगे बढ़ता है तो मैं शेर पढ़ता हूं कि बेहुनर बनकर रहे तो ताने हाली सुनो, बेहुनर बनकर रहो तो ताने हाली सुनो, बाहुनर बनकर रहो तो कौम की गाली सुनो। रोज लगा हुआ है, सुबह से शाम क्यों काम कर रहे हैं? पैसे के लिए कर रहे हैं क्या? कारोबार है, बिजनेस है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन सुबह से शाम तक भागते रहते हैं कि अल्लाह ताला हमारी कौम को कहीं से इज्जत, और उसको हम इस मुल्क के अंदर उसको हम इज्जत दिला सकें, उसको हक दिला सकें। कोई सुनने को तैयार नहीं है। हर आदमी अपने अपने में है। अगर मैं जाकर किसी से बात करता हूं कि भाई ये करना, तो दूसरा आदमी दूसरा डेलीगेशन लेके चला जाता है। अभी मेरी परसों वहां मीटिंग थी गोंडी में कि वहां पे सब जो है मस्जिदों को तोड़ने के लिए न जाने किस तरह की बातें हो रही हैं। हमारी बात हुई वहां पर कि हम लोग कमिश्नर के पास जाएंगे, हमारे दूसरे लीडर साहब, मुस्लिम नाम नहीं लेना चाहता हूं, जाए कमिश्नर से मिलकर आगे मुझे बताए नहीं है ना कि हमें अबू आसिम के जाएंगे, कहीं क्रेडिट नहीं उनको मिल जाए। ये हो रहा है। किया जाए, क्या करें? सोचिए जरा इस बात में। हमें कोई लीडर बनने का शौक नहीं है, मुझे कोई एमएलए बनने का शौक नहीं है। मैं नहीं समझता कोई एमएलए कोई एमपी लीडर होता है। लीडर वो होता है जिसके फॉलोअर होते हैं। इसलिए आपसे आज बहुत सारी बातें बोलने का नहीं है क्योंकि बहुत वक्त हो चुका है। समीर भाई, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप आए चलकर, बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना जवाब साहब आए वहां से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, आपने वक्त दिया हम लोगों को। बहुत सारे लोग आए, सोचिए इस बारे में और एक ताकत बनाइए, ताकत बनाइए। बार बार कहा जाता है कि मुत्तहिद हो तो फिक्र में है जमाना, मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। रोज हो रहा है, रोज हो रहा है, कोई सुनने को तैयार नहीं। नागपुर में इतने बच्चे हो, कोई के साथ ये हो गया। रोजाना कुछ अभी ये तलवारें लेकर के
गांधी जी के कातिल की फोटो लेकर के लहरा, तो हमको जलसा करना है, परमिशन नहीं। क्या है सरकार? आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये मीटिंग एक बार करके खत्म नहीं करना चाहिए। यूसुफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने फिर सोचा कि हम समाजवादी मजबूत करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपका शुक्रिया। मैं आप आगे बढ़िए, मैं पीछे खड़ा रहूंगा। आइए आप सब आगे रहिए, सबसे पीछे मैं रहूंगा। समाज इस मीटिंग की सबसे पीछे कुर्सी पर बैठने को मैं हल्फिया बयान देता हूं, तैयार हूं, लेकिन मुझे समाज के लोगों को आगे बढ़ाना है और मेरा कोई मकसद नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। वो मारा जाएगा और हम इसका बर्दाश्त करते रहेंगे। हम इस चीज के लिए लोगों को बुलाया था, इस पे राय मशवरा कर रहे हैं कि हम अपनी ताकत कैसे बनाएं। इस पे हमारे एक बहुत अच्छे स्पीकर आए थे, समीर सिद्दीकी साहब, इन सब लोगों ने एक रास्ता दिखाया। हम लोग इस पर गौर करेंगे और एक अपना मजबूत प्लेटफॉर्म, सियासी प्लेटफॉर्म बना करके पार्लियामेंट असेंबलीज में हमारी ताकत कैसे बढ़े, इस पे हम गौर कर रहे हैं, इसलिए बुलाया। जिस चैन के बारे में समीर सिद्दीकी साहब ने बताया, क्या वो सही में बनाने वाले हैं? बिल्कुल कोशिश करेंगे, बन के तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। और बिल्कुल समझ में भी आती है, अगर एक चेन बने पूरे 3214 किलोमीटर है, उसमें बने अगर 32 लाख मुसलमान एक साथ जमा होकर के जिस तरह से उन्होंने बताया करें, तो मुझे लगता है कि एक अजूबा होगा और जरूर इसका असर होगा। इस तरह युवाओं को क्या खास मैसेज देना चाहिए, खासकर युवा भटक गए? नहीं, मैं युवाओं को बोलूंगा कि कोई भी जज्बात में ऐसा कदम मत उठाना जी। हमारे मुल्क में हमारे हिंदू अच्छे हैं, कुछ फिरका परस्त लोग जो हैं वो सियासी अपनी रोटी सेकने के लिए नफरत फैला रहे हैं। और जो कुछ लोग आते हैं ना, उनको चिल्लाने दो, मस्जिद सामने चिल्लाते हैं, चले जाने दो उनको, क्योंकि अगर आपने पत्थर उठाया ना तो गोली लगेगी आपको। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। समीर कुरैशी, धन्यवाद।